बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। यह है आपका कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मंशूर अहमद। आज आपके इस कोर्स का 26वां लेक्चर है। तो हस्बे मामूल हम देखेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन से टॉपिक्स कवर किए या क्या कुछ पढ़ा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं। वही टॉपिक कंटिन्यूड है। इससे पिछले लेक्चर में हमने सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया या सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड। इसमें हमने देखा कि कौन से स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं इस मेथड को अप्लाई करने के लिए, या हम किन स्टेप्स से गो थ्रू होते हैं टू सॉल्व अ सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स। और फिर सिंपली हमने ये किया कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। तो ये ब्रीफली प्रीवियस लेक्चर का ओवरव्यू था। आज के लेक्चर में हम क्या देखते हैं या क्या करना चाह रहे हैं, मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं कि आज के लेक्चर में असल में हम सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। इनकी क्या फॉर्म होती है और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं और क्या तरीकाकार है, आज के लेक्चर का बेसिकली यही मौजू है। तो इन द प्रीवियस लेक्चर्स we learned to solve system of linear differential equations by means of either systematic elimination method or by using the determinants। यानी दो हमने अभी तक जो है मेथड पढ़ लिए to solve the system of linear differential equations। एक था कि हम systematic elimination मेथड हमने यूज किया कि हम किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करते हैं, फिर बाकी मादा इक्वेशंस में से अगर दो इक्वेशन है तो यकीनन एक डिपेंडेंट वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं तो बाकी हमारे पास दूसरा वेरिएबल रह जाता है और उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और अगर तीन इक्वेशंस हों तो फिर हम पहले तीनों में से एक डिपेंडेंट वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, बाकी फिर दो इक्वेशंस में से हम फर्दर दो रह जाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनको फर्दर एलिमिनेट करके तो हम आगे चलते हुए हमारे पास जो फर्दर इक्वेशन हासिल होती है उसमें सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल रह जाता है। और यूं ये सिस्टमैटिक एलिमिनेशन प्रोसेस जो है चलता है अप टिल कि हमें सिर्फ एक इक्वेशन मिल जाए जिसमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो। और दूसरा हमने जो मेथड इस्तेमाल किया या जो मेथड हमने सीखा वो था कि हम डिटरमिनेंट्स की मदद से जो है सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। और ये भी बताया गया था आपको कि ये जो डिटरमिनेंट्स वाला मेथड है बेसिकली ये क्रैमर्स रूल पे बेस करता है, बेसिकली है ही क्रैमर्स रूल। तो हमने प्रीवियस दो लेक्चर्स में इस तरह ये दो मेथड्स जो हैं डिस्कस किए। तो इन दिस चैप्टर और इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट only on the systems of first order differential equations। जो पीछे हमने सिस्टम सॉल्व किया उसमें क्या था, सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस भी थी, थर्ड ऑर्डर इवन भी थी और फर्स्ट ऑर्डर भी थी, ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थे हमारे पास। लेकिन इस वक्त जो हम आज के लेक्चर में जो चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं, वो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो इसके लिए जनाब देखते हैं कि सो इन प्रीवियस लेक्चर्स वी कंसीडर्ड द सिस्टम्स ऑफ द फॉर्म दिस। उसमें इस तरह की इक्वेशंस थी कि हमारे पास ये जो है P11D x1 प्लस P12D x2 एंड सो ऑन P1ND xn दिस इज इक्वल टू B1 ऑफ t, यानी राइट साइड को फंक्शन ऑफ t है। तो इसी तरह ये सिस्टम इस फॉर्म का था।
इसमें ये जो Pj हैं, यानी ये P11, P21 और इसी तरह Pn1, ये सारे क्या हैं? वर द पोलिनोमियल्स इन द डिफरेंशियल ऑपरेटर D। जैसे आप देख सकते हैं, हम इस तरह की इक्वेशंस डिस्कस कर चुके। d² x प्लस dy दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ t सपोज, और इसी तरह मैं कहता हूं जी dx प्लस d² y दिस इज इक्वल टू, चलिए cos ऑफ t कह देते हैं। ये एक मैंने, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो कह रहे हैं ना पोलिनोमियल्स, ये देखें पोलिनोमियल है, इसमें ये पोलिनोमियल जो है वो सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है इन D, और ये फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल है इन D, एंड सिमिलरली आप यहां भी देख सकते हैं। तो हमने इस तरह की सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को डिस्कस किया है। अब हम क्या करने हैं? नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर द सिस्टम्स ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म के? फॉर एग्जाम्पल हम nth ऑर्डर सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, द स्टडी ऑफ सिस्टम्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या है जी? ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है जी? dx1 ओवर dt, यानी यहां डिपेंडेंट वेरिएबल x1 है और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है, और राइट साइड पे हमारे पास क्या है? कोई g1 फंक्शन है। किसका? ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स लाइक x1, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये तो x1 डिपेंडेंट वेरिएबल है, x2 एंड xn। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन इस तरह की है कि दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और राइट साइड पे हमारे पास कोई फंक्शन है, अगेन g2 फंक्शन है कोई, किसका? t, x1, x2 एंड xn। एंड सिमिलरली चलते चलाते हम एक nth इक्वेशन हासिल कर रहे हैं, या nth इक्वेशन है यहाँ dxn, इसमें xn डिपेंडेंट वेरिएबल है, dxn डिवाइडेड बाय dt gn है, g ऑफ n, t x1 x2 अप टू xn, यानी ये फिर gn कोई फंक्शन है, किसका? t x1 x2 xn का। इज आल्सो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन एडवांस मैथमेटिक्स। अब ये जो इस तरह का सिस्टम हम कंसीडर कर रहे हैं, ये आज के हमारे लेक्चर का मौजू है। तो ये जो सिस्टम्स हैं, इस तरह के सिस्टम है एडवांस मैथमेटिक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम न्यूमेरिकल मेथड्स को डिस्कस करते हैं तो वहां इस तरह के सिस्टम ऑफ जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, उनको डिस्कस करते हैं, उनके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई हायर ऑर्डर इक्वेशन हो, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे भी हम रिड्यूस कर सकते हैं टू ए सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आज हम सीखेंगे भी कि किस तरह से हम हायर ऑर्डर इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, सिंगल हायर ऑर्डर इक्वेशन होती है, उसको हम सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके बाद ये हुआ कि दिस सिस्टम ऑफ n फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस इज कॉल्ड एन nth ऑर्डर सिस्टम। इसको क्या कहते हैं जी? nth ऑर्डर सिस्टम। ओके, इसके बाद हम कह रहे हैं जी एवरी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जनरल फॉर्म है nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये nth डेरिवेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप जानते हैं हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमने ये नोटेशन पहले भी पढ़ी हुई है कि ये अगर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जब हमने लिखी तो इस तरह की इक्वेशन लिखी थी ना हमने, तो उसमें क्या था? एक्स वाई। तो बिल्कुल उसी के इस तरह की नोटेशन भी हमने पढ़ी हुई है। तो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है। एज वेल एज मोस्ट सिस्टम्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन बी रिड्यूस्ड टू nth ऑर्डर सिस्टम्स। मैंने अभी ये बात की भी है कि हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को nth ऑर्डर सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर या nth ऑर्डर सिस्टम है, या ऐसा सिस्टम है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है और कितनी इक्वेशंस है? n इक्वेशंस है। तो n फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सिस्टम उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से लिखते हैं। अब हम इसके मुतालिक कुछ टर्मिनोलॉजी नोटेशंस पढ़ रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल कहते हैं लीनियर नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। ए पर्टिकुलरली बट इंपॉर्टेंट केस ऑफ द nth order system is of those systems having the linear normal or canonical form। वो क्या होती है जी? वो ये होती है dx1 over dt और राइट साइड पे a1 1t x1। यानी अब जैसे हम लीनियर अलजेब्रा, हाँ एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपने ये लीनियर अलजेब्रा को कोर्स पढ़ा हुआ है और आप लीनियर अलजेब्रा की बेसिक टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरह समझते हैं। चूंकि ये जो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की जब बात हो रही है तो यकीनन जब आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं वहां भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़ते हैं और वहां लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़ते हैं। तो यहाँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है बट दैट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। यहाँ क्या इन्वॉल्व है? डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर अलजेब्रा में आप यही काम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए करते हैं। ठीक है जी। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपने लीनियर अलजेब्रा का कोर्स पढ़ा हुआ है और आप अच्छी तरह से उन टर्मिनोलॉजीज को जानते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं, फिर उसकी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है वो कैसे होती है, उसमें जनाब जो होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से के सोल्यूशन से क्या मुराद है, ये चीज़ें आप बेसिक जानते हैं। फिर मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं और इस तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग द लीनियर अलजेब्रा वो सारे आप जानते हैं। तो इस अजम्पशन के तहत हम चल रहे हैं। चूंकि अब उन कुछ चीजें हम रिपीट करेंगे या कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दोज कॉन्सेप्ट्स, लेकिन इन डिटेल नहीं हो सकेंगी। तो आपने ये हम अज्यूम कर रहे हैं अगर नहीं भी आपने पढ़ा या आपको याद नहीं है चीजें तो प्लीज यकीनन ये आपके कोर्स का हिस्सा भी है ये कोर्स लीनियर अलजेब्रा का, तो आप जरा इन चीजों को दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा तो होपफुली आपको फिर इतना मसला नहीं होगा इन टर्मिनोलॉजीज को समझने में और इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में। तो जनाब दोबारा हम अपने आ रहे हैं उस पे कॉन्सेप्ट पे कि हम बात करना चाह रहे थे लीनियर नॉर्मल फॉर्म पे। तो लीनियर नॉर्मल फॉर्म इस तरह से लिखते हैं किसी भी इक्वेशन को, क्या है जी कि dx1 over dt राइट साइड पे इस तरह की टर्म्स हैं। देखिए कोई कोफिशिएंट है x1 प्लस a1 2t, ये फंक्शन ऑफ t है, x2 प्लस 1 xn और साथ प्लस f1t, ये जो नॉन जीरो कोई फंक्शन है टर्म है। ओके, इसी तरह दूसरी इक्वेशन है dx2 over dt, इसमें भी अब आप गौर कीजिए तो क्या है, x1 इन्वॉल्व है साथ उसका कोफिशिएंट है, फिर प्लस x2 इन्वॉल्व है साथ कोफिशिएंट है, प्लस 1 और xn इन्वॉल्व है साथ उसके कोफिशिएंट है। आपको ये भी पता होगा कि ये जो a11 अगर मैं लिखता हूं तो ये असल में वो मैट्रिसेस में लिखने के लिए होता है और ये जो पहला सबस्क्रिप्ट है कि किस को शो करता है, ये रो पोजीशन को शो करता है और ये जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है ये किसको शो करता है जी, आप जानते होंगे ये कॉलम पोजीशन को शो करता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है अगर A11 लिखा है तो इसका क्या मतलब होगा जी कि ये जो एलिमेंट है हम एक्चुअली फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, ये इसमें एलिमेंट मौजूद है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा कि A2n मीन्स कि ये सेकंड रो है और nth कॉलम है। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल इसकी बात करें तो ये nth रो में है एलिमेंट और सेकंड कॉलम में है। ठीक है, पहला एलिमेंट रो को और दूसरा कॉलम पोजीशन को शो करता है। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो ये nth रो में है और फिर nth कॉलम में है ये एलिमेंट। तो ये लीनियर अलजेब्रा में अब ये नोटेशन अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे, FNT। ओके, इसके बाद कहते हैं वेयर the coefficients aij and fi are the continuous functions on a common interval I। ये कोई continuous function है किसी इंटरवल I पे when fi t is 0, यानी ये सारी टर्में अगर जीरो कर दी जाएं या जीरो हो जाएं तो फिर हम क्या कहते हैं जी, the system is said to be homogeneous, otherwise it is non-homogeneous। ये टर्मिनोलॉजी आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब जनाब ये हुई कैनोनिकल फॉर्म। ये क्या है हमारे पास जो अभी हमने डिस्कस किया, ये कैनोनिकल फॉर्म है किसी भी nth ऑर्डर सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब फॉर एग्जांपल
अभी जब हम बात कर रहे थे हमने कहा जी कि हम किसी भी हायर ऑर्डर या nth ऑर्डर इक्वेशन को सिस्टम ऑफ n फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए सपोज एक एग्जांपल की ये बात कर रहे हैं हम, ये हमारे पास nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें ये हमारे पास जनाब राइट साइड पे सारी टर्में आ गई, y वाली भी, यानी nth डेरिवेटिव वाली टर्म इधर है, बाकी सारी टर्में इधर हैं। ये y है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये जो है n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है, और इसी तरह ये वो f ऑफ t है। अच्छा, इसके लिए जनाब करते क्या है, बेसिक थीम इसका ये है, तवज्जो से देखिएगा, ये हमने ये बहुत यूजफुल कंसेप्ट है, पर्टिकुलरली जब हम न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर ओडीज पढ़ रहे होते हैं ना, ये न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन का कोर्स आपका होगा, उसमें आप ये जो है ना चीजें डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, अगर हमारे पास ये इंट्रोड्यूस करते हैं हम क्या, y इज इक्वल टू x1, पहले हम क्या एक इंट्रोड्यूस करें, एक वेरिएबल, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें, y इज इक्वल टू x1, फिर हम नाम देते हैं कि y डैश जो डेरिवेटिव होगा उसको हम कह रहे हैं जी x2 कह देंगे, और जो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y होगा विद रिस्पेक्ट टू t उसे हम x3 अगर कह लें, और जो nth डेरिवेटिव होगा n-1th, बल्कि n-1th डेरिवेटिव होगा y का विद रिस्पेक्ट टू t, उसको अगर हम xn का नाम दे दें, तो फिर क्या होगा, इट फॉलोज दैट, अब इसका डेरिवेटिव लें भाई y का, ये देखें ना, y का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, y डैश, एंड दिस वुड बी इक्वल टू x1 डैश। लेकिन हम देखें कि हम y डैश को तो हम कह चुके x2 के इक्वल है, ठीक है ना, y डैश किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है, लिहाजा ये x2 आ गया। अब इसी का फिर सेकंड डेरिवेटिव ले लें, y डबल डैश क्या होगा, इसका मतलब है ये x2 के इक्वल x2 डैश हो जाएगा, लेकिन x2 डैश y डबल डैश को हम कह चुके हैं वो x3 है। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहे तो n-1th डेरिवेटिव इसका मतलब क्या होगा, n-1 डैश, और ये एक्चुअली क्या हमने कहा हुआ है, ये xn के इक्वल है, और इसी तरह nth डेरिवेटिव को हम कहते हैं जी ये क्या होगा, xn का डेरिवेटिव। अब ये जो हमने एक चेन हासिल की, इसको अगर एक तरतीब से लिखा जाए ना तो हमारे पास ये चीज यूं बनती है, इसका मतलब है x1 डैश जो है, देखिए जरा, ये देखें x1 डैश किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल, और x2 डैश देखें किसके इक्वल है, x3 के इक्वल, यही आगे लिखा हुआ है, x2 डैश इज इक्वल टू x3, इसी तरह x3 डैश इज इक्वल टू x4, और फिर xn-1 डैश इज इक्वल टू xn, और आखिर में एक्चुअली ये होता है कि जो लास्ट जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें ये सारी वैल्यूज चली जाती हैं। अब देखें आप, ओरिजिनल इक्वेशन आपकी क्या थी, y ये एक्चुअली दिस वाज, इसे मैं यूं भी लिख सकता हूं ना, तो इसका मतलब है ये था, इसके अंदर आप इसको क्या कह चुके आप, xn डैश है, ये देखिए ये xn डैश है, yn, ठीक है ना, इसको सब्स्टिट्यूट किया, इसके बाद देखें हमारे पास ये क्या था, a0 ओवर a1। अब जरा दोबारा से हम देख लेते हैं, ये देखिए y क्या हमने कहा था, दिस इज x1, y डैश क्या कहा था, x2, तो ये अब वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट हो रही हैं, ये x1 x2 और इस तरह xn एंड सो ऑन प्लस f ऑफ t। ओके, तो आप ये देखिए, ये असल में क्या है, उसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, dx1 बाई dt, और ये क्या है, dx2 बाई dt एंड सो ऑन। तो ये देखें, ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सिस्टम है, जिसमें कितनी इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं, इसमें n इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं। तो ये n फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक सिस्टम है। तो इंस्पेक्शन ऑफ दिस सिस्टम रिवील्स दैट इट इज द फॉर्म ऑफ nth ऑर्डर सिस्टम। ठीक हो गया जी। तो हमने अभी nth ऑर्डर सिस्टम को रिड्यूस करना सीखा, हाउ वी कैन रिड्यूस एन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन टू अ सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इनको देखते हैं किस तरह सॉल्व करना है।
ये देखिए एक एग्जांपल में जो आपके सामने आ रही है इस वक्त, रिड्यूस द थर्ड ऑर्डर इक्वेशन 2y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 4y डैश प्लस 6y डबल डैश प्लस साइन ऑफ t, और इसे यूं भी लिखा जा सकता है टू ए नॉर्मल फॉर्म। तो हमने जो प्रीवियस स्लाइड पे देखा ना, वो सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था और नॉर्मल फॉर्म में था। ठीक है जी। तो राइट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म, ये पहले से लिखी हुई है ना। ये देखें, इसमें क्या करना है, y जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है उसको लेफ्ट साइड पे रख दीजिए। सबसे पहले क्या करें, जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है उसको लेफ्ट साइड पे रखें, बाकी सारी टर्मों को राइट साइड पे ले जाएं, और हाईएस्ट डेरिवेटिव वाली जो टर्म है उसको कोफिशिएंट भी 1 बनाएं। तो ये देखें, यहाँ चूंकि 2 था उससे डिवाइड करके तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन। अब हम नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं और वो तरीका यही होगा, y इज इक्वल टू x1 से आप स्टार्ट करेंगे, y डैश को आप x2 कह देंगे, y डबल डैश को x3 कह देंगे। ठीक हो गया जी। अब जब हम ये इंट्रोड्यूस्ड वेरिएबल यहां लगाएंगे तो क्या होगा, x1 डैश इज इक्वल टू y डैश, और इसे हमने x2 कहा था। x2 डैश क्या है, y डबल डैश है, और इसको हमने x3 कहा था, y डबल डैश को। x3 डैश जो है दैट इज y ट्रिपल डैश। Hence we can write the given differential equation in the linear normal form as x1 dash is equal to x2, ये देखें यहां से आ गया, इधर x2 dash is equal to x3 और x3 dash is equal to -1/2, और वो वैल्यूज हमने राइट साइड पे किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के राइट साइड पे, इस वाली इक्वेशन में राइट साइड पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और जब ये सब्स्टिट्यूट कर लिया तो ये हमारे पास लीनियर फॉर्म है जी। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है जी, रीराइट द गिवन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एज ए सिस्टम इन द नॉर्मल फॉर्म। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में लिखना है, नॉर्मल फॉर्म सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखना है। तो हम पहले लिखते हैं इक्वेशन को, मैंने जैसे अभी बताया था कि हायर ऑर्डर जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है उसको लेफ्ट साइड पे रखेंगे, बाकी टर्मों को राइट साइड पे रखेंगे, और क्या करेंगे कि इसका कोफिशिएंट भी 1 बनाएंगे। अब इसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, तो हम क्या कर रहे हैं जी कि हम 2 नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जी y डैश इज इक्वल टू, हाँ जी यहाँ कहना चाहिए था ना, y डैश इज इक्वल टू, चलें x1 कह लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव जो है, बल्कि रादर y इज इक्वल टू x1, यहां से स्टार्ट होता है ना, हाँ, तो y इज इक्वल टू x1 और फिर y डैश क्या होगा, x1 डैश, इसे हमने कहा कहते होते हैं x2 है, और y डबल डैश इज इक्वल टू x2 डैश, so that the given differential equation can be written in the form of a system as। तो इसका मतलब x1 डैश क्या हुआ, x2, और x2 डैश क्या हुआ, इसमें राइट साइड पे रख दीजिए, तो ये क्या होगा, x2 होगा। ठीक है, ये देखें ना, y डैश हम कह चुके x2, और प्लस y किसके इक्वल था, x1 के इक्वल था, तो 5/2 x1। तो दिस इज द लीनियर नॉर्मल और कैनोनिकल फॉर्म, इसे कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं जी। ठीक है जी। एक और प्रॉब्लम है, ये थर्ड ऑर्डर प्रॉब्लम है। फिर राइट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एज एन इक्विवेलेंट सिस्टम इन द कैनोनिकल फॉर्म। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जी। पहले हम इसे रीराइट करते हैं, तो राइट साइड पे लेके सारी टर्म में -y प्लस e रेज़ टू पावर t, 4 से डिवाइड कर देंगे, -1/4 y प्लस 1/4 e रेज़ टू पावर t आ गया। अब नाउ इंट्रोड्यूसिंग द वेरिएबल्स, y इज इक्वल टू x1 से बात स्टार्ट करते हैं, y डैश को हम x2 कहते होते हैं, y डबल डैश को x3 कह देते हैं। अब देखें देन y डैश इज इक्वल टू x1 डैश, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट लें, तो x1 डैश किसके इक्वल है, ये y डैश x2 के इक्वल है, और इसी तरह y डबल डैश किसके इक्वल है, ये x2 डैश के इक्वल है। गोया इसका डेरिवेटिव लिया है इस वाली का, तो x2 डैश इज इक्वल टू x3 आ जाता है। फिर y ट्रिपल डैश जो है वो x3 डैश के इक्वल है। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे अगला तो हमें ये मिल जाएगा। अब हम इसको कैनोनिकल फॉर्म में इस तरह लिख देते हैं कि x1 डैश जो है x2 के इक्वल है, x2 डैश x3 के इक्वल है, x3 डैश इज इक्वल टू -1/4 x1 प्लस हाफ 4 e रेज़ पर t।
Clearly, this system is in the linear normal or the canonical form. तो अब आप अगर गौर कीजिए तो ये जो सिस्टम को कन्वर्ट करना इतना मुश्किल नहीं है। सब में इसी तरह वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं और यूं ये सिलसिला चलता जाता है। पहले x1 डैश जो है वो x2 के इक्वल, x2 डैश जो है x3 के इक्वल, x3 डैश x4 के इक्वल एंड सो ऑन। आखिर में जो हमारे पास जो टर्म आती है उसी की मदद से हम फर्दर इक्वेशंस को लिख सकते हैं। तो हमारे पास जनाब ये आ गया। तो ये देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में कन्वर्ट हो चुकी है इक्वेशन। अब जनाब अभी हमने जो बात की ना प्रीवियस 2-3 एग्जांपल्स जो हमने कंसीडर की, उसमें ये था सिंगल इक्वेशन थी हमारे पास, उसको हमने सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना सीखा। लेकिन अब अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हो तो उसको नॉर्मल फॉर्म में क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं या ऐसा मुमकिन होता है? तो ये अब हम देखेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बात को कि जो हमने पीछे अभी एग्जांपल्स की हैं या जो हमने बात डिस्कस की है वो सिंगल इक्वेशन, हायर ऑर्डर सिंगल इक्वेशन थी जिसको हमने कन्वर्ट किया एज सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो जिस फॉर्म में लिखा उससे हम क्या कहा कि वो कैनोनिकल फॉर्म होती है या हम कहते हैं जी कि वो नॉर्मल फॉर्म होती है। ठीक होगी जी बात। अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? अब हमारे पास अगर सिस्टम ऑफ डिफरेंट एक नहीं है, अब कई इक्वेशंस हैं, उसको कैनोनिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं या क्या लिखा जा सकता है कि नहीं, क्या हमेशा ऐसा पॉसिबल होता है कि नहीं, तो ये हमारा अब का मौजू है। देखते हैं कि अगर हमारे पास ये सपोज सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है और आप अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके कि ये जनरल फॉर्म है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो हमारे पास ये जो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है और इसमें आपको पता है ये डी जो है ये पॉलिनोमियल ऑफ डी होती है, यानी यहाँ डिफरेंशियल ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली। तो इसी तरह से ये n इक्वेशंस का एक सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो हम इसको क्या जो है कैनोनिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है जी, टू अकम्प्लिश दिस वी नीड टू सॉल्व द सिस्टम फॉर द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द ईच डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम एक्चुअली करेंगे क्या कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है उसके लिए इसे सॉल्व करेंगे। गोया हम करेंगे ये कि जितने डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उनको एलिमिनेट करेंगे, एक को रिटेन करेंगे, और वो रिटेन किस वाले को करेंगे? जिसके साथ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व होगी, उस वाले को रिटेन कर लेंगे। तो इसी तरह जितने डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने वो उस तरह की इक्वेशंस बनेगी और फिर उसी से आगे फिर फर्दर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनेंगे। अब ये स्पेशल नोट है, अभी एग्जांपल बात करेंगे ना तो उससे बात क्लियर हो जाएगी कि मैं जो कह रहा हूं ना कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव solve the system for the highest order derivative of each dependent variable। तो अभी जब मैं एग्जांपल करूंगा तो होपफुली आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। ताहम मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म्स होती हैं ना वो उसके लिए सॉल्व करते हैं। गोया सिस्टम को सॉल्व कर पहले एलिमिनेशन प्रोसेस करते हैं और फिर उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है उसको लेफ्ट पे रखते हैं, बाकी टर्मों को राइट पे ले जाते हैं। तो फिर ऐसा आगे जो हम पिछले एग्जाम्पल्स में सीख चुके वही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो यहां एक स्पेशल नोट है, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू सॉल्व द गिवन सिस्टम फॉर द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ईच डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमेशा ऐसा मुमकिन नहीं होता कि हम हर वेरिएबल के लिए जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है टर्म है वो उसके लिए उसको सॉल्व कर सके। तो फिर ऐसी सूरत में कहते हैं कि इस सिस्टम को हम रिड्यूस नहीं कर सकते टू दी नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। जनाब इस एग्जांपल में बात करते हैं। तो हमारे पास जो एग्जांपल है आपके सामने आ गई, इसमें ये दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं। इसमें देखिए तो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 5x 2d स्क्वायर y
इज इक्वल टू ET, और इसी तरह ये वाला सिस्टम है। फर्स्ट वी राइट द गिवन सिस्टम इन द डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म। आप सबसे पहले क्या किया जी, डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। डी स्क्वायर एक्स प्लस डी 2d स्क्वायर वाई इज इक्वल टू e रेज़ पर t माइनस 5x प्लस dx। तो हमने जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्में थी या हाईएस्ट ऑपरेटर टर्में थी, ऑर्डर ऑपरेटर टर्म्स थी, उनको लेफ्ट पे रखा और बाकी को राइट पे ले गए। इसी तरह इस इक्वेशन में यही हाईएस्ट ऑर्डर ऑपरेटर टर्म है, इसको लेफ्ट पे रखा, बाकी टर्मों को राइट पे ले गए। अब अगर आप गौर कीजिए तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 इसके साथ है ना ऑलरेडी, ये देखें, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें जनाब ये एलिमिनेट हो जाएगा और d2x वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी। तो इस इक्वेशन को, जो सेकंड इक्वेशन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट दिस। उसमें d स्क्वायर y वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, बाकी d स्क्वायर x और राइट साइड पे ये टर्म आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब हम जानते हैं कि ये ऐसे ही है, बस जैसे d2y/dx² हो, ताहम इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करना होगा। तो हम क्या करेंगे जी, वी आल्सो नाउ इन पोजीशन टू इंट्रोड्यूस द न्यू वेरिएबल, जैसे हम पहले करते होते हैं सिंगल। अब ये सिंगल इक्वेशन एक्चुअली बन गई है, ठीक है ना, तो उसको जैसे आप रिड्यूस करते हैं ऐसे इसमें भी करेंगे। देयरफॉर वी सपोज दैट आप dx को कहेंगे u और dy को क्या कहेंगे, v। अब चूंकि वहां तो सिंगल वेरिएबल था ना डिपेंडेंट, अब हमारे पास 2 डिपेंडेंट वेरिएबल, एक x और एक y, लिहाजा उसके करस्पॉन्डिंग 2 अलग अलग वेरिएबल डिपेंडेंट इंट्रोड्यूस किए। दस द एक्सप्रेशन फॉर d2x एंड d2y रिस्पेक्टिवली बिकम, देखिए अगर इसको करें d, ये देखें d2x क्या होगा, du, इस वाले को ना, इसमें d ऑपरेट किया ना तो ये आ गया, सही है। और इस पे जब अप्लाई करूंगा d2y तो दिस वुड बी इक्वल टू dv। इसका मतलब है कि मैं इसकी जगह अब क्या लिख सकता हूं, du। देखें अगर आप देखिए तो ये dx वाली आई और दूसरी हमें ये dy वाली टर्म भी मिल गई थी, कि उसको जब आप दूसरी तरह सॉल्व करें ना, कि dx वाली टर्म को खत्म कर दिया और इस तरह से dy वाली टर्म को भी जो है वो खत्म किया, तो dx वाली टर्म ये आ गई हमारे पास, dy वाली टर्म। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इस d2y की जगह dv आ गया और यहां इस इक्वेशन में d2x की जगह du आ गया जी। और राइट साइड पे देखें, पहली इक्वेशन में ये dx है तो इसकी जगह du आ जाएगा, ये देखें हमने यही, इसकी जगह सिर्फ u आ जाएगा, और इसी तरह से इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं। दस द ओरिजिनल सिस्टम कैन बी रिटन एज, इसमें dx क्या है, u है, dy क्या है, ये है, और साथ ये 2 इक्वेशन फर्दर हैं, du इंटू दिस इज इक्वल टू दिस एंड dv इज इक्वल टू दिस। इसको तरतीब में लिखा और कुछ भी नहीं है। तो ये है जी, क्लियरली दिस सिस्टम इज इन द कैनोनिकल फॉर्म। तो अब ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, उसको हमने क्या किया कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया विद द 2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स, वन इज x एंड सेकंड इज y। और जो 2 नए डिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, एक u था, एक v था। तो देख लीजिए, लेकिन एक बात गौर कीजिए, तो ये सारे लेफ्ट साइड पे कौन से ऑर्डर के ऑपरेटर हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेटर हैं। तो गोया ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में चेंज हो चुका, लिहाजा ये कैनोनिकल फॉर्म है। डीजेनरेट सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, those cannot be reduced to a linear system in the normal form is said to be a degenerate system। ऐसे सिस्टम जिसको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको हम डीजेनरेट सिस्टम कहते हैं जी। अब इसकी एक एग्जांपल लिख रहे हैं ताकि ये बात क्लियर हो जाए। इफ पॉसिबल रीराइट द फॉलोइंग सिस्टम इन अ लीनियर नॉर्मल फॉर्म। ये सिस्टम है जी हमारे पास। The given system is already written in the differential operator form. The system can be written in the form this. इसको इस तरह लिख लिया, dx plus x plus dy plus y is equal to 2dx plus 2d।
अब जनाब हम करते हैं वी एलिमिनेट dx टू ऑब्टेन dy, ठीक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां देखें dx को एलिमिनेट करना है तो ऊपर वाली टर्म को, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई किया तो 2dx प्लस 2x प्लस 2dy प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन उसी तरह है, इसको जनाब सब्ट्रैक्ट किया, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो आप गौर कीजिए, तो इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर टर्म ही एलिमिनेट हो गई है, दोनों ही एलिमिनेट हो गए। तो लिहाजा अब हम इस सिस्टम को कन्वर्ट नहीं कर सकते किसमें, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं रही, सिर्फ x और y डिपेंडेंट वेरिएबल्स अपीयर हुए हैं डिफरेंशियल टर्म में, डिफरेंट डेरिवेटिव वाली टर्म में वैसे ही एलिमिनेट हो गई हैं। लिहाजा इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ये देखें, therefore it is impossible to solve the system for highest derivative of each dependent variable. The system cannot be reduced to the canonical form, hence the system is a degenerate system. क्लियर है जी। तो हमने एग्जाम्पल के लिए भी बता दिया कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हर सिस्टम को कैनोनिकल फॉर्म में लिखा जा सके। तो अगर हाईएस्ट ऑर्डर टर्म या डेरिवेटिव टर्म रिटेन करती है तो फिर तो ऐसा मुमकिन होगा, अगर वो रिटेन नहीं करती, वैसे एलिमिनेट हो जाती है, तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ठीक हो गया जी। जनाब ये आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं, इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। Rewrite the given system, given differential equation as a system in the linear form. तो ये 4 एग्जाम्पल्स हैं। इसको जनाब हम इस तरह की प्रॉब्लम कर चुके हैं। Rewrite if possible the given system in the linear। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक ये प्रॉब्लम है, एक ये प्रॉब्लम है, इस तरह ये एक प्रॉब्लम है। तो आप इनको ट्राई कीजिए, जो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस की, होपफुली पहले उनको करें, ठीक है। पहले उनको अच्छी तरह करेंगे ना तो फिर ये करने मुश्किल नहीं होंगे, फिर बड़ी आसानी से आप इनको जो है सॉल्व कर सकेंगे या ये प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो अब हम फर्दर जा रहे हैं कि देखते हैं फर्दर क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बेसिकली याद रखें, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियर, चाहे वो लीनियर हो या डिफरेंशियल इक्वेशंस का सिस्टम हो, तो उनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लिहाजा मैट्रिसेस फॉर्म जो है किसी भी सिस्टम की, चाहे वो लीनियर सिस्टम है या डिफरेंशियल इक्वेशंस का सिस्टम है, तो उसको डिस्कस करना या उसको मैनिपुलेट करना या उसकी मदद से, मैट्रिसेस की मदद से इनके सॉल्यूशंस फाइंड करना या इनको हैंडल करना आसान होता है। इसलिए मैथमेटिशियंस ने जब सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कंसीडर किया है या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ओनली, तो उनको मैट्रिक्स नोटेशन की मदद से जो है हैंडल करने की कोशिश की है। तो यहां हमारे पास आप देखिए कि जिस तरह का सिस्टम हम पहले स्टडी कर चुके हैं, ये वही सिस्टम दोबारा लिखा गया है कि dx1/dt, और इस तरह से ये कैनोनिकल फॉर्म में लिखा हुआ सिस्टम है। तो जनाब इसको हम मैट्रिक्स नोटेशन फॉर्म में लिख रहे हैं। इसमें क्या है जी कि ये बेसिकली x1, x2, xn क्या है, ये अननोन्स हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। AT, ये जो सारे कोफिशिएंट्स हैं, ये बिल्कुल वही चीज है, ये वाले ये कोफिशिएंट्स, इन सब को क्या कहा है, ये AT मैट्रिक्स बना दिया इसको। और इसी तरह से f ऑफ t जो है, ये राइट साइड पे जो फंक्शन होते हैं या जो फंक्शन है हमारे पास t के, वो टर्में यहां इसमें इकट्ठी कर दी गई हैं। ठीक है जी, ये वाली टर्में जो है, ठीक है। तो इसे कैपिटल F ऑफ t कह दिया गया है। गोया कि हमने इस सिस्टम को, जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा, मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव है। ये देखिए, ये सारे डेरिवेटिव है, x1 का, फिर x2 का, फिर xn का। लिहाजा क्या होगा जी कि जो सिस्टम था वो क्या लिखा गया था, दैट वाज एक्चुअली, इसको मैं जरा आपकी आसानी के लिए ना यहां दोबारा लिख देता हूं। हमने एक्चुअली यूं लिखा है x a ऑफ t, बल्कि d/dt
लिखना चाहिए ना, ए ऑफ टी, और फिर ये क्या है इंटू एफ ऑफ टी, साथ ही एक्स भी आएगा जी, ठीक है, इंटू एफ ऑफ टी। बेसिकली हमने इसको यूं लिखा, इसी चीज को ये देखें यहां लिखा जा रहा है डी बाई डी टी ऑफ द होल। इसी तरह से ये हमारे पास ए ऑफ टी आ गया, और ये हमारे पास फिर एक्स आ गया, और ये एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी है। और सिंपली हम इस सिस्टम को यूं लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी दिस इज इक्वल टू ए ऑफ टी एक्स, ठीक है जी। तो ये जनाब किसी भी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को मैट्रिक्स नोटेशन में या मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका है। If the system of differential equation is homogeneous, then f of t is 0 and we can write the system. अब अगर f of t 0 हो, यानी वो टर्म है ही नहीं, तो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को यूं लिख सकते हैं dx by dt, गोया कि ये वाली टर्म गायब हो गई है, ये वाली टर्म, और बाकी ये लिखा गया है, ठीक है जी। अच्छा, both the non-homogeneous and homogeneous system can also be written as, इसको यूं भी लिख सकते हैं, बजाय d बाई डी एक्स की बजाय ना x डैश ए ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एफ, और फिर x डैश इज इक्वल टू ए ऑफ ए इंटू एक्स, ठीक होगी जी बात। तो गोया ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में बजाय d बाई डी टी लिखने के सिर्फ x डैश। अब यहां एक बच्चों बात ख्याल रहे कि ये x सिंपल x नहीं है, दिस इज ए वेक्टर। आप अगर देखें तो ये बोल्ड भी है, और ये वेक्टर जो है इसका डेरिवेटिव है। अब वेक्टर है क्या एक्चुअली, वेक्टर जो है ये कॉलम वेक्टर है जिसमें ये एंट्रीज हैं x1 x2 सो ऑन xn, वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स का वेक्टर है, किसके, उस सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो ये मैट्रिक्स नोटेशन के बारे में बात होगी। अब जनाब एग्जांपल 1 है इस सिलसिले में, राइट द फॉलोइंग नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो हियर यू कैन सी दैट x क्या होगा, कैपिटल X, दैट वुड बी ये डिपेंडेंट जो वेरिएबल्स है ना, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लिहाजा कैपिटल X जो है वो वेक्टर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। देन द गिवन नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज dx by dt। इसमें देखें ए टी क्या होगा, ये कोफिशिएंट्स क्या होंगे, यहाँ -2 कोफिशिएंट ये लिखा गया, यहाँ 5 कोफिशिएंट ये लिखा गया, फिर 4 है कोफिशिएंट ये लिखा गया, फिर -3 कोफिशिएंट है ये लिखा गया, और ये हमारे पास एफ ऑफ टी ये पहली टर्म है, दूसरी इक्वेशन में ये टर्म है, लिहाजा इस तरह लिख दिया गया। अब एक्स डैश भी लिख सकते हैं, दिस इज -2, उसी तरह मैट्रिक्स आ गई ऊपर वाली, इंटू एक्स, और इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 0 ई ऑफ टी, इसमें से ई टी कॉमन ले लिया ना, यहाँ स्प्लिट कर दिया दोनों टर्मों को, तो यूं लिख सकते हैं इन दोनों टर्मों को। तो गया हमने ये जो सिस्टम था इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। अब जनाब हम बात कर रहे थे सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो इसके सोल्यूशन से क्या मुराद है। याद रखें अभी जो हम x लिख रहे हैं ना, यही बेसिकली अननोन्स का वेक्टर्स है, सो ऑन एन xn। तो x क्या है, बेसिकली अननोन्स का वेक्टर है, लिहाजा क्या कहेंगे जी, कंसीडर ए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस a solution vector on an interval I of the homogeneous system is any column matrix। इसे कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं मैट्रिक्स की बजाय। x the entries of the solution vector have to be differentiable functions satisfying each equation of the system on the interval I। तो ये जो सोल्यूशन होगा ये वेक्टर, अगर ये उस सिस्टम की हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी इसकी जो एंट्रीज हैं ये x1 x2 up to xn, ये अगर उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन वेक्टर है उस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हमारे पास जनाब ये दूसरी एग्जांपल है, वेरीफाई x1 इज इक्वल टू 1 -1 e raised to -2t
are this and x2 is equal to this are the solutions of the following homogeneous differential equation. पहले में हम ये काम कर चुके, सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने ये सीखा कि हम कैसे वेरीफाई करते हैं, बल्कि स्टार्ट ऑफ दी कोर्स में ही हमने ये बात सीख ली थी कि हम कैसे वेरीफाई करते हैं कि कोई फंक्शन जो है वो सोल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमने अब ये शो करना है कि ये x1 जो है और x2 ये दोनों सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, सिस्टम ऑफ रादर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसके लिए जनाब क्या करेंगे, x1 इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, x1 ये है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हर कंपोनेंट का डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना। ये असल में d/dt होगा और ये फिर हर कंपोनेंट का होगा ना, तो हर टर्म या हर कंपोनेंट का डेरिवेटिव, इसका पहली कंपोनेंट का डेरिवेटिव ये और दूसरे कंपोनेंट का डेरिवेटिव ये। अब हम देखते हैं जी कि क्या ये x1 इसका सोल्यूशन है। तो देखें ना हमारे पास जो सिस्टम है वो ये है, तो इधर x की जगह ना सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो a इंटू x1 a इंटू दिस। अब हम जनाब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, e रेज़ पावर -2t -3। ये पता है ना आपको मल्टीप्लिकेशन, इसको पकड़ा इसके साथ, यानी ये जो रो है इसको पकड़ा और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब ये हुआ, ये आ गया हमारे पास। इस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब इसके साथ, तो ये हमारे पास दूसरी टर्म आ जाएगी इस ax1 की। सिमिलरली x2 क्या होगा जी, x2 इज दिस, और x2 डैश क्या होगा, वो ये होता है। यहां x1 डैश भी है, ठीक है। अब ax2 ये क्या होगा जी, ये हमारे पास आता है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है हमारे पास, वेरीफाई कर सकते हैं बड़े इजीली आप। इसका मतलब ये हुआ ax2 इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू x2 डैश, ठीक है। और यहां आप देखें पिछली इक्वेशन में ये क्या था, ax1 इज इक्वल टू दिस, और बेसिकली ये हमारे पास बना था -2, ये बना था, यहां लिखना चाहिए था, मिस होगी ये बात, -2 e टू द पावर -2t over 2 e raised to power -2t, and what is this? This is actually x1, ठीक हो गया जी। तो इसका ये सॉरी ये जो है हमारे पास क्या है, हाँ इनको सिंप्लीफाई किया ना तो ये x1 डैश है बेसिकली, ठीक हो गया जी, ये x1 डैश हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ax2 ये आया विच इज एक्चुअली x2 डैश। तो इसका मतलब है इनमें से हर कोई जो है इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहा है, x1 की वैल्यू भी इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर रही है और x2 की वैल्यू भी इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये हुआ thus the vectors x1 x2 satisfy the homogeneous linear system, hence the given differential vector या the given vector are solutions of the given homogeneous system of differential equations, ठीक है जी। तो note much of the theory of the system of n linear first order differential equations is similar to that of the linear nth order differential equation। तो कहता है जो थ्योरी है ना किसकी, n लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो सिस्टम अभी हम कंसीडर कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करते हैं, जो वहां थीम है यहाँ सिस्टम में भी वही थीम यूज होता है। तो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने सॉल्व की ही है ना, जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इवन सिक्स्थ ऑर्डर तक भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की हुई है। ये जनाब आपके पास कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, तो इनमें ये जो सिस्टम है पहला जैसे राइट द गिवन सिस्टम इन द मैट्रिक्स फॉर्म, ये दो प्रॉब्लम ये हैं, और इसी तरह से ये तीसरा और चौथा प्रॉब्लम है, इजी हैं, प्रैक्टिस कीजिए, होपफुली देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू यू पीपल। राइट द गिवन सिस्टम विदाउट यूजिंग द मैट्रिसेस, यानी अब हमें कैनोनिकल फॉर्म जो है ना उसमें लिखना है, मैट्रिक्स खत्म करके कैनोनिकल फॉर्म में
इस सिस्टम को लिखना है। वेरीफाई दैट द वेक्टर x इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। तो हम असल में क्या करते हैं, ये x1 ले लेते हैं पहला कंपोनेंट, और यहां से ये दिस वुड बी x1 ओनली, नॉट 1 1, और यहाँ ये होगा x2। अब देखते हैं कि क्या ये जो है दिस वुड बी एक्चुअली x1 एंड दिस वुड बी, हाँ जी, ये जो होगा ना, या तो इसे यूं लिख सकते हैं या dy लिखेंगे, ठीक है। दिस वुड बी द सेकंड डिपेंडेंट वेरिएबल, या यूं लिखें या dx1 dx2 लिखें, ठीक है। तो चूंकि यहां xy इन्वॉल्व है ना, तो ये y होना चाहिए था। तो जनाब ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स थी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या चीजें कवर की। आज का बेसिकली लेक्चर नोटेशंस पे था, और इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो टर्मिनोलॉजीज और इस हवाले से बात हुई। असल में अगला लेक्चर जो है ना वो टफ है, और उसमें जो बल्कि 2 लेक्चर्स हैं उसमें हम डिटेल से फर्दर एक सॉल्यूशन का तरीका सीखेंगे। ताहम आज के लेक्चर में हमारे पास हमने देखा जी सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। पहले सबसे पहले हमने देखा, उसकी फॉर्म देखी, फिर हमने कहा जी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या होते हैं, कि वो जो एफ ऑफ टी टर्म है अगर वो मौजूद है तो फिर नॉन होमोजीनियस, अगर वो मौजूद नहीं है तो होमोजीनियस होता है सिस्टम। हाउ टू राइट अ सिंगल nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एज ए सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, ये बड़ी अच्छी तरीके से हमने सीखा। एग्जांपल्स भी की कि एक सिंगल इक्वेशन को जो nth ऑर्डर हो उसको कैसे सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। वो एक तरतीब में बस नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते जाइए और एक तरतीब में वो सिलसिला चलता रहता है। इस तरह से हमारे पास वो आसानी से जो है सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके बाद हमने ये सीखा कि हाउ टू राइट अ सिस्टम ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एज सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिर हमने पहली जो बात थी वो सिंगल इक्वेशन के लिए थी, जो ये बात मैंने आपके साथ शेयर की। और ये किसके लिए है, ये बेसिकली सिस्टम ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए भी जो है मुमकिन होता है कैनोनिकल फॉर्म लिखना, और समटाइम्स ये मुमकिन नहीं होता। उसकी हमने काउंटर एग्जांपल भी दी कि अगर हमारे पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल टर्म भी जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल टर्म ही एलिमिनेट हो जाए तो फिर हम यकीनन उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो यानी उस सिस्टम को फिर हम उस फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसके बाद हमने जनाब मैट्रिक्स नोटेशन फॉर द सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस डिस्कस किया। तो मैंने जैसे आपको उस वक्त बताया भी कि बेसिकली जब आप सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं तो चूंकि उसमें सिस्टम्स बहुत ज़्यादा या इक्वेशंस काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, लिहाजा उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए और उस चीज़ को ज़्यादा सिस्टमेटिक बनाने के लिए मैथमेटिशियंस ने मैट्रिक्स का जो नोटेशन है वो इंट्रोड्यूस किया, और यही मैट्रिक्स का नोटेशन जो है हमने आज यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। फिर हमने देखा कि सोल्यूशन वेक्टर क्या होता है, और फिर हमने चंद एग्जाम्पल्स के ज़रिए देखा कि जो है सोल्यूशन को कैसे वेरीफाई करेंगे। तो अब यहाँ एक चीज़ याद रहे कि ये जो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात हो रही है ये एनालॉगस है ऑलमोस्ट टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आप गौर कीजिए तो इसमें तकरीबन वही रूल हैं और सारा कुछ बल्कि वही है जो हम पहले देख चुके हैं फॉर दी या जैसे कि लीनियर अलजबरा के अंदर जो है इस तरह की सूरत हाल हमारे सामने होती है कि हमारे पास सिस्टम होते हैं, जो थीम वहाँ यूज़ होता है बिल्कुल वही थीम यहाँ पे भी यूज़ होता है। तो आप जनाब अपनी बुक की करना क्या होगा, आप अपनी बुक निकाला करें, जो एग्जांपल्स मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स आर फ्रॉम द बुक, उन एग्जांपल्स को अच्छी तरह करें। यहाँ जो एग्जांपल्स प्रेजेंट की गई हैं उनको ज़्यादा आसान वे में या इजी वे में, ताकि आपको बात समझ आए,
यहाँ इस अंदाज से रिप्रेजेंट की गई हैं वो एग्जांपल्स। तो आपको चाहिए कि आप पहले वो एग्जांपल्स करें, फिर जो एक्सरसाइजेज के सवालात हैं बाज़ किए हुए हमने भी किए हैं, और उनकी प्रैक्टिस करें, फिर एक्सरसाइज से चंद एक प्रॉब्लम फर्दर कीजिए, तो उम्मीद है फिर आप अच्छा जो है परफॉर्म करेंगे। याद रखिए इन मैथमेटिक्स के लेक्चर्स में आपका कंट्रीब्यूशन इस सेंस में बहुत अहमियत का हामिल है। कौन सा कंट्रीब्यूशन? कि आप ये प्रॉब्लम्स अपने हाथ से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। फिर ये इतनी जल्दी बातें नहीं चलती हैं और ना ही समझ आती हैं। याद रखिए कि अगर कोई बंदा कहे कि लेक्चर सुने और मुझे तो समझ आ गया, और फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम सोल्यूशन पे कोई तवज्जो ना दे या प्रॉब्लम सॉल्व ही ना करे, तो ऐसा बच्चा बहुत गलत फहमी में है, या यूं कहिए कि ऐसे बच्चे को जो है ना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करे, तब जाके कहीं ये इस पे चीज़ें स्मूथ होती हैं और बंदा इस काबिल होता है कि वो प्रॉब्लम सोल्यूशन कर सके। तो इसके साथ ही आज के लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।